नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का यूपी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ नेहा। कोरोना संक्रमण के चलते बंद चल रहे प्राइमरी स्कूल बुधवार को खुल गए। स्कूल की पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे निर्धारित की गई, जिसके हिसाब से अधिकतर बच्चे 7:30 बजे से आना शुरू हो गए। बच्चों को स्कूलों में कोविड-19 के गाइडलाइनिंग के अनुसार ही प्रवेश दिया गया। बता दें, स्कूल के गेट पर हैंड सैनिटाइज करवाए गए। मुंह पर मास्क लगाकर बच्चों ने शारीरिक दूरी के साथ स्कूल में प्रवेश किया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इंतजामों के बीच खुलने वाले स्कूलों में उन्हीं विद्यार्थियों को बैठाया गया जिनके अभिभावक सहमति पत्र लेकर आए। स्कूलों को सैनिटाइज कराने के साथ ही बच्चों को भी मास्क और सैनिटाइजर साथ लेकर बुलाया गया था। बच्चों के स्वागत के लिए विद्यालयों में तैयारियां भी की गई। बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूलों में आज से कक्षाएं संचालन शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने स्कूलों में बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। रोज स्कूल में मास्क लगा के आना चाहिए, हाथ धो के खाना चाहिए, सैनिटाइजर लगाना चाहिए। पसीने का खचाव बताइए, स्कूल खुला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिन बाद आ रहे हो, किस तरह से कोरोना से बचने के लिए आप हम लोग सैनिटाइजर लेकर आए, मास्क पहन के आए, दूरी बना के रख रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों के आने पर उनका टीकाकरण करते हुए स्वागत किया है और देखा गया कि बच्चों के चेहरे पर काफ़ी खुशी थी। हम लोगों के चेहरे पर भी खुशी थी कि हमारे बच्चे फिर से विद्यालय में आ गए हैं, हमारे विद्यालय की रौनक बढ़ गई है। और उन्हें भी बताया गया है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए वो भी अपने विद्यालय में रहें और हम लोग भी व्यवस्था पूरी किए हुए हैं कोविड के नियमों का कि कैसे करना है बच्चों के साथ और अपने भी कैसे रहना। रोज स्कूल में मास्क लगा के आना चाहिए, हाथ धो के खाना चाहिए, सैनिटाइजर लगाना चाहिए। पसीने का खचाव बताइए, स्कूल खुला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिन बाद आ रहे हो, किस तरह से कोरोना से बचने के लिए आप और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर धनंजय गुप्ता, पूर्व प्रधानाचार्य है, ये जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रोफेसर संदीप वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजसेवी भी ये है। डॉक्टर सुनील कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, MBBS डॉक्टर है। डॉक्टर सुनील, आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। और सबसे पहले प्रश्न आपसे, धनंजय सर, जिस तरीके से लंबा एक इंतजार हुआ, उसके बाद अब स्कूल खोल दिए गए। हालांकि कहा जा रहा है जिस तरीके से कि तीसरी लहर आने वाली है, संभावित तीसरी लहर, और वो हावी हो सकती है बच्चों के ऊपर, उसके बाद स्कूल खोल दिए गए। किसी भी संभावना के आधार पर कोई समाज, कोई परिवार या सरकार या कोई व्यवस्था, आपका चैनल ही है, सभी है, निष्क्रिय नहीं रह सकते। जो समाज या जो सरकार या जो व्यवस्था या जो इंस्टीट्यूशन निष्क्रिय रहते हैं, वह निश्चित तौर पर धीरे धीरे उनका पतन हो जाता है। देखिए, प्रकृति में अनेकों ऐसे जीव जंतु वनस्पतियां हैं जो प्रतिकूल अवस्था में हाइबरनेशन में चले जाते हैं और अनुकूल अवस्था आने पर फिर निकल करके फ्लरिश करते हैं और विकसित करते हैं। तो जहां तक बच्चों का संस्थाओं में शिक्षण व्यवस्था का सवाल है जी, तो शिक्षण व्यवस्था तो एक सतत प्रक्रिया है। हम लोग अब 71 ईयर 71 साल के भी हो गए, लेकिन कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई पूर्ण नहीं होता। हमेशा अध्ययन करते रहने से वहाँ उसका अनुभव, उसका ज्ञान, उसका व्यक्तित्व अनवरत निखरता है। तो ये तो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज के बच्चे हैं। निश्चित तौर पर जब इनमें किसी नियंत्रण में या किसी अनुशासन में या किसी के देखभाल में उनके शिक्षण होता है तो निरंतर अनवरत प्रगति करते हैं। और जो उसमें उससे ब्रेक होता है, ब्रेक होने पर निश्चित तौर पर उनका व्यवधान आता है, जो व्यवधान ऐसा होता है। चलिए, बिल्कुल जी, धनंजय सर आपके पास फिर आएंगे। आप तीनों को यहाँ पर रोकना चाहेंगे और अब चलिए आपको सीधे ले चलते हैं बस्तर, जहाँ बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा है और उसे लेकर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है।
सत्ता में आने के लिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, बल्कि सत्ता केवल और केवल सत्ता में आने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करती है, बल्कि पूरे और पूरे छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट के लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है, एंड इट वांट्स टू यूज पॉलिटिक्स एज द पावर एज अ मीडियम टू सर्व द पीपल, एंड यहाँ की डेवलपमेंट के लिए पूरी की पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी समर्पित है। वैसे वैक्सीनेशन को भी अगर आप देखोगे तो कोरोना के काल में जब वैक्सीनेशन आए थे तब सभी को मालूम है, यहाँ मीडिया वाले आपको भी मालूम है कि जब वैक्सीनेशन आई थी तो भूपेश बघेल जी हो या टी.एस. सिंहदेव जी हो, उन्होंने कहा कि दिस इज अ बीजेपी वैक्सीनेशन। होता है क्या वैक्सीनेशन कोई बीजेपी का? दिस इज फॉर द पीपल, यहाँ के लोगों के लिए। केंद्र सरकार ने जब वैक्सीनेशन की कमी थी तब पूरी की पूरी तरह यहाँ के जो कंपनीज होते हैं उनको अपनी सपोर्ट देते हुए यहाँ की भारतवासियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने वैक्सीनेशन जल्द वैक्सीनेशन ऐसा नहीं होता कि आप और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और चलिए अब रुक करते हैं इसी चर्चा की और हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ, डॉक्टर जी हाँ प्रोफेसर संदीप हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर धनंजय गुप्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कुमार, आपका रुक करूंगी। जिस प्रकार से कहा गया कि तीसरी लहर आने वाली है और उसी मनोदशा के बीच स्कूल खोल दिए गए हैं, कहीं ना कहीं बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन डर जो है वो अभिभावकों में देखा जा रहा है। कैसे देखते हैं इसे? तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। देखिए, डर तो हमारे बीच एक बना हुआ है, लेकिन उस डर की वजह से जिंदगी रुकी है। और अगर स्कूल न खोलने की तरफ हम जाएं तो जो स्कूल बंद रहे इतने दिन, उसका अगर हम नुकसान देखें तो हमारे बच्चों के बीच पे इससे क्या प्रभाव पड़ा है। जो हमारे स्कूल इतने दिन तक बंद रहे उसका क्या प्रभाव पड़ा है। एक तो बच्चों की जो लर्निंग हैबिट थी वो छूट गई है, बच्चों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। बच्चे टाइम से सोते नहीं है, बच्चे टाइम से जगते नहीं है, टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, टाइम से पढ़ नहीं रहे हैं। बच्चों का कंडीशन बिल्कुल वीक हो गया है। जब वो बच्चे टाइम से सुबह 8 बजे उठ जाते थे, 6 बजे उठ जाते थे, उठ के पढ़ाई करके रेडी होके स्कूल जाते थे और फिर वापस आके खेलते थे, फिर शाम को टाइम से सो जाते थे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज की जो हैबिट थी वो चली गई है। और साथ साथ कुछ अभी यूनिसेफ की और यूनेस्को की हमने रिपोर्ट देखी तो कुछ राज्यों में ऐसा देखने में आया है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे उनमें चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी। चाइल्ड लेबर की प्रथा शुरू हो गई है, लड़कियों की अर्ली मैरिज हो जा रही है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं और बच्चों का जो सोशल इंटरेक्शन था, जो एक दूसरे से मिल के देख के सीखने का जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं पे ब्रेक हो रही थी। तो स्कूल बंद करना एक माध्यम नहीं है, एक इसका तरीका नहीं है। हमें पूरी तैयारी के साथ लगना पड़ेगा। स्कूल खोलना एक अच्छा डिसीजन है, बस हमें पूरी तैयारी से स्कूल को खोलना है। और जो भी इसको यूनिसेफ की और WHO की रिपोर्ट है, सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उनके चलते उनको फॉलो करते हुए हमें स्कूल को चलाना पड़ेगा। एक अच्छा पहल है, एक अच्छी बात है। बच्चों में भी अच्छा उत्साह दिख रहा है, बच्चे भी खुश हैं पढ़ाई को लेकर। और जब बच्चे मन जब खुश रहता है तो कुछ न कुछ बीमारियां तो ऐसी दूर हो जाती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी सवाल कर लेते हैं, उनका भी रुख करते हैं। जिस तरीके से ये पूरा समय कटा, ये पूरा समय हुआ, हमने देखा कई सारी समस्याएं हमारे सामने थी, पढ़ाई प्रभावित हुई, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन इस बीच स्कूल खोल दिए गए। अब अगर हम आगे की बात करें, अगर कोई ऐसा हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये तो WHO की ओर से साफ कहा गया कि तीसरी लहर आने वाली है, संभावित तीसरी लहर, और उसका जो सीधा असर है वो बच्चों पर पड़ सकता है। अगर बच्चे हैं, चंचल होते हैं, नहीं मानते हैं, चले गए, मिलजुल लिए, अगर किसी भी तरीके की अगर यहाँ पर दुर्घटना होती है या फिर हम कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी संदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए संदीप जी से संपर्क टूट गया है, कोशिश करते हैं। डॉक्टर धनंजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय सर, जिस तरीके से मैंने अभी संदीप जी से भी प्रश्न किया, अगर इस बीच कुछ भी होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, चंचल होते हैं, नादान होते हैं, नहीं मानते हैं, डर ठीक है, अभिभावकों को भी है, बच्चों को भी है, लेकिन फिर भी अगर हम 4 लोगों के बीच है, बच्चे जुड़े हुए हैं, तो यकीनन होता ही है, मेल मिलाप होता है, मिलना जुलना होता है, खाना पीना होता है, गाइडलाइंस की बात कही जा रही है, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। अगर इस बीच हमें लगता है कि कोई भी मरीज सामने आ गया या फिर कोई संक्रमित हो गया या वायरल हो गया, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? देखिए, अभी डॉक्टर साहब इसके पहले कह रहे थे, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। एक्टिविटी से इम्यूनिटी जुड़ी है। जो व्यक्ति एक्टिव रहता है वो उसकी इम्यूनिटी भी डेवलप करती है। उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी लर्निंग हैबिट, इस पर सब पर बैड इफेक्ट पड़ रहा था। एक तरफ सरकार बहुत सचेत है, सरकार ने वैक्सीनेशन के संबंध में बहुत कारगर कदम उठाए हैं और बहुत सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, सरकार ने तो कदम उठाए हैं धनंजय जी, सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं। सरकार अभी भी यही कह रही है कि किसी भी तरीके की अगर हमारे सामने कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो हम पूरी तरह से तैयार है। हर तरीके से, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें या फिर तमाम वो सेवाओं की बात करें जिससे हमने अभी जूझना पड़ा, दूसरी लहर जब हमने देखी। लेकिन यहाँ बात बच्चों की हो रही है। वो बच्चे जो देश का भविष्य है, वो कहीं ना कहीं वो नादान भी होते हैं। जी, देखिए, जब पेरेंट्स का, टीचर्स का कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है, सैनिटाइजेशन के साथ में विद्यालय आना जाना, हाँ, इतना जरूर देखने वाला है कि जिस साधन से वो जा रहे हैं उस साधन का ड्राइवर और वो व्हीकल सैनिटाइज है कि नहीं है, ये प्रश्न आपको उठाना चाहिए। और ये अवेयरनेस सरकार तक अगर पहुंचेगी तो वो व्हीकल से जिनसे बच्चे ले जाते हैं और छोड़े जाते हैं, उसको भी सैनिटाइज प्रॉपर होना चाहिए। स्कूल के अंदर प्रॉपर सैनिटाइजेशन चल रहा है, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो इस पर मैं नहीं मानता कि इस प्रकार से कोई इस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अगर इस प्रकार का कोई संकेत मिलता है कि तीसरी लहर जोर शोर से आ रही है या आ गई है, तो फिर प्रिकॉशन लिया जाएगा और पुनः फिर सेफ्टी मेजर्स अपनाते ही स्कूल चाहे बंद करना हो, चाहे और कोई विकल्प लेना हो, लिया जाएगा। और सरकार ने इसमें अच्छा कदम उठाया है समय बिल्कुल में पहले। चलिए, प्रोफेसर संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस प्रकार से स्कूल खोल दिए गए हैं, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे विषय पर बात रखने का मौका दिया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, NIDM, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, उसने भी कहा है कि तीसरी लहर आएगी। बिल्कुल। वहीं वैक्सीनेशन की स्थिति आप सबके सामने है, सभी को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, अंडर 18 वैक्सीनेशन भी अभी नहीं आई है। एक चैनल पर कल मैं देख रहा था कि केरल में तीसरी लहर हिट कर रही है। इन सब गंभीर स्थितियों के बावजूद भी छोटे बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं। हमें तो लगता है नन्हे मुन्नों की परवाह सरकार को नहीं है। कई पिछले 2 साल से 70 से 80% स्कूलों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। उनको खुश करने का प्रयास तो नहीं। दूसरी तरफ मैं चाहता हूँ, अगर सरकार की मंशा सबको शिक्षा देने की है, बिल्कुल संदीप जी, यही प्रश्न हमारा भी है कि एड से, बिल्कुल संदीप जी, यही प्रश्न हमारा भी हो जाता जो तो पूंजीपतियों के बच्चे उनके साथ संदीप जी, यही प्रश्न मैं भी कर रही हूँ कि देखिए 8 से जी संदीप जी, एक सेकंड, हमने बात की थी 8 से लेकर 10 तक की बात होती है, समझ में आता है, लेकिन 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों की यहाँ बात चल रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि छोटे बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं वो बातें नहीं मानते हैं। इस बीच सरकार का ये निर्णय कि 1st से लेकर 5th तक हमने स्कूल खोल दिए, जबकि तीसरी लहर की बात कही जा रही है। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, बच्चे खुद डरे हुए हैं, क्योंकि बच्चे भी समझ गए कि कोविड भी कुछ है। संदीप जी। जी मैम, अब ये तो है, मैंने तो कई बार आपके चैनलों के माध्यम से मैंने बात रखी कि सबसे शून्य होना चाहिए था, जिससे कि इक्वलिटी रहती है एजुकेशन की। गांव में जिस एरिया में हम लोग बिलोंग करते हैं मैम, या तो मोबाइल बहुत से लोगों के पास नहीं है, अगर मोबाइल है तो डेटा नहीं है, डेटा है तो नेटवर्क नहीं है, और सब कुछ अगर है, कोई गरीब आदमी अगर पढ़ाना भी चाह रहा था ऑनलाइन से, तो पता चला वो समझ नहीं पा रहा है कि मैम या सर उनको क्या कह रहे हैं। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि अभी जल्दी में सरकार वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद ही
क्योंकि भय बना हुआ है, पूरे बच्चे भी नहीं आ रहे हैं स्कूलों में, और अभिभावक और अध्यापक सभी लोग चिंतित हैं इसको लेके। तो क्या संदीप जी, अगर इसी बीच अगर हम देखें, अगर कोई विपरीत परिस्थिति हमारे सामने होती है तो क्या आनन फानन में फिर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे? वही स्थिति वापस आ जाएगी जिससे हम डर रहे थे, फिर हम ऑनलाइन शिक्षा की ओर आ जाएंगे। अभी हम साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, यकीनन साइड इफेक्ट हुए हैं, लेकिन ये जो डिसीजन था सरकार का, जो डिसीजन है, और वो भी 1st से लेकर 5th तक का, ये कितना सही है? एक पेरेंट्स के नाते अगर हम आपसे पूछे, एक प्रोफेसर होने के नाते अगर पूछे, एक समाज सेवी होने के नाते, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, ये बताइए। बिल्कुल हमें लग रहा है कि स्थिति पुनः वही आएगी या आने की संभावना है। तो ऐसे में अगर अभिभावक होने के नाते हमसे पूछा जाए, और मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी अभिभावक मन नहीं बना पा रहा है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, और इसीलिए ये स्थिति देखी जा रही है स्कूलों में कि जहाँ पे 100 बच्चे हैं या 200 बच्चों का एनरोलमेंट है छोटी क्लासों में, वहाँ पे 30 या 40% ही बच्चों की प्रेजेंस है। अमूमन ये देखने को मिल रही है, हम लोग भी जाते आते रहते हैं, तो स्थिति अभी दयनीय है। चलिए ठीक है, दयनीय स्थिति है ऐसा आपका कहना है। डॉक्टर सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील, स्कूल खोल दिए गए हैं, चलिए ठीक है, सब कुछ यहाँ पर बातें हुई, क्या कुछ मनोदशा हुई है लॉकडाउन में बच्चों की, वो भी हमने देखी, और स्कूल खोलने के बाद किस तरीके से एक्टिविटीज बढ़ेगी, उनका ब्रेन किस तरीके से विकसित होगा, वो भी हमने यहाँ पर आपसे समझने की कोशिश करें। लेकिन एक जो डर है वो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों में भी है, शिक्षकों में भी है, स्कूल प्रबंधन में भी, और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में ये डर है कि तीसरी लहर आ सकती है। बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, और हमारे की बात करें तो हम भी अभी डरे हुए हैं। और इस बीच स्कूल जब खोले हैं तो क्या टिप्स आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे, और वो बच्चे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो पेरेंट्स जो अभी हमें देख रहे हैं, उनको क्या टिप्स आप देंगे कि अगर वो स्कूल जाते हैं, ठीक है गाइडलाइंस है, उसके अलावा भी किस तरीके से अपना खान पान करे, स्कूल से अगर घर वापस आते हैं तो बच्चों को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इस समय पेरेंट्स के पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे बच्चों के भाग्य के निर्माता हैं, सबसे पहले उनको एक रोल मॉडल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है स्कूल में टीचर को ही देखेंगे। बिल्कुल। तो जो टीचर होगा वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, और उसकी जो आदतें हों वो बिल्कुल बच्चे ऐसे हो कि बच्चे देखें, वो बच्चों का टीचर का अनुसरण करते हैं। तो टीचर जो है वो बिल्कुल हमेशा अच्छी आदतों का ही पालन करे, वो हर टाइम पे अपने हाथ धो ले और हाथ को सैनिटाइज करे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, मास्क लगा के रखे। तो ये सारी चीजें तो टीचर को होना चाहिए, टीचर जो है वो करना चाहिए, टीचर को देख के ही बच्चे सीखेंगे। दूसरी बात आपने जो पूछा, जो पेरेंट्स को करना चाहिए, तो बच्चों को हम शुरुआत से ही सिखा सकते हैं। तो अगर कोरोना अगर आगे भी चलता रहता है, मान लो 10-20 साल तक और भी चलता रहता है, तो हमें बच्चों को आज से ही सिखाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि इसको सारी जिम्मेदारी स्कूल पे ही देनी चाहिए, तो उसमें पेरेंट्स की भी कुछ जिम्मेदारी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले जो पेरेंट्स होते हैं उनको काम और प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा, बिल्कुल शांत। अगर कोई लक्षण दिखाई भी देता है बच्चों में, या फिर किसी पेरेंट्स में, या फिर नेबर्स में, पड़ोसियों में कोई लक्षण दिखाई देता है, तो बिल्कुल शांति से उसको रिएक्ट करना होगा, और उनको प्रोटेक्टिव वे में उनसे बात करनी होगी। और एक घर में एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना पड़ेगा कि हमें अगर सुबह उठना है इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाना है, खाना खाने से पहले जो डाइनिंग टेबल होता है वहाँ पे एक सैनिटाइजर रखा होना ही चाहिए। तो ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो ही होने चाहिए। और उसके बाद अगर आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो हमारा जो एल्बो है यहाँ पे आप लगाना चाहिए, आपको एक टॉवल लेना ही चाहिए। जैसे आप टिफिन भर के देते हैं बच्चों को, उसमें आप एक मास्क हमेशा रख के दें, एक टॉवल, हैंड सैनिटाइजर, पानी की बोतल अलग से रख के दें। ये कुछ बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है। बच्चों से डेली शाम को उनके हेल्थ के बारे में ले, शरीर में कहीं दर्द तो नहीं है, सर्दी खांसी बुखार, डायरिया तो नहीं हो रहा है, सीने में दर्द तो नहीं हो रहा है, सर दर्द तो नहीं हो रहा है, टेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, स्मेल आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और हमें ये चौथी बात ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे जो बच्चे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, वो सोशल मीडिया से ले रहे हैं, या पड़ोसी से ले रहे हैं, या स्कूल से ले रहे हैं। तो उनका जो मिसकॉन्सेप्शन होता है, बच्चों के दिमाग में एक गलत जानकारी जो बैठ जाती है, उसके बारे में जो पेरेंट्स होते हैं उनको टाइम पे रिव्यू करना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि कोरोना एक चेतावनी है, एक लहर है, एक बीमारी है, एक समस्या भी है। तो हमें इससे डर के गलत जानकारी इकट्ठे करके उस गलत जानकारी में नहीं जीना है। हमें एक प्रॉपर वे में सही जानकारी है, जो सरकार की गाइडलाइंस है वही, मतलब बच्चे गलत जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाए, बिल्कुल सही जानकारी से ही जिए, सही जानकारी को ही फॉलो करें और अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रखें। और अगर जी
जी, मैं यही आपसे बोल रही थी, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए कि आज क्या स्कूल में हुआ, आज आप किन के साथ बैठे थे, कौन से बच्चों के साथ आपने खाना खाया, किस शिक्षक के संपर्क में आए थे। ये छोटी छोटी जो जानकारियां है वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस को बढ़ाती है। ठीक है, बात कही जा रही है गाइडलाइंस के पालन की, लेकिन बच्चे हैं नहीं मानते हैं। अगर वो नहीं माने, किसी के अपने फ्रेंड्स के साथ अगर खाना खा लिया, अपने साथ बच्चे के साथ खाना खा लिया। और दूसरी बात, मास्क की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि मास्क के बाद उन्हें सफोकेशन होने लगता है। बच्चे भी यही शिकायत कई बार करते हैं। तो अगर पेरेंट्स भी इसमें ये भूमिका अदा करें कि आज आप स्कूल गए, किनके साथ आप खड़े थे, किनके साथ आप बैठे थे, या अगर आपके पास कोई संक्रमित है या फिर किसी भी तरीके की परेशानी है, बीमारी है, अगर ये बातचीत अगर पेरेंट्स भी अगर बच्चों से करें तो बहुत हद तक हमें मदद मिल सकती है किसी भी बीमारी को पकड़ने में। जी जी बिल्कुल। और जैसे बच्चे आते हैं, जैसे क्लास का एंट्री रूम है, स्कूल का एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे अगर आप थर्मल स्कैनिंग करा दें, उसमें बच्चे भी, स्टाफ भी, और जो भी उनसे मीटिंग करने वाले पेरेंट्स आए, गार्जियन आए या फिर विजिटर्स आए, सबकी थर्मल स्कैनिंग करा दें एक बार जी। और पिछले 24 आवर्स की सारी वो चीज, तो हर एक बीमारी, अगर किसी को जुकाम बुखार हो रहा है, रनी नोज हो रहा है, उल्टी आ रही है, तो वो कोरोना ही नहीं है। वो सीजनल चीजें भी हो सकती हैं या फिर और भी चीजें हो सकती हैं, जीआईटी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अनटिल अनलेस जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता कि हाँ ये बच्चा कोविड से अफेक्टेड है, तब तक पूरे क्लास को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और स्टाफ को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो बच्चों को ड्रॉप ऑफ और पिकअप करना जो तरीका है, वो थोड़ा सा जो घर के जो ओल्ड पेरेंट्स हैं या ऐसे पेरेंट्स हैं जो थोड़े मॉर्बिड डिजीजेज हैं, जिनको जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या फिर कोई वुंड है या फिर चेस्ट इन्फेक्शन है, तो वो पेरेंट्स थोड़ा बच्चों को ले आने और ले जाने से बचे। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने की, बहुत ही अच्छी जानकारी अभी दी। और डॉक्टर धनंजय गुप्ता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस प्रकार से सर ने बताया कि क्या हमें करना चाहिए, क्या पेरेंट्स की भूमिका होनी चाहिए, क्या शिक्षकों की होनी चाहिए, क्या सरकार की होनी चाहिए, इसमें हमने बात की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ बच्चों की जो मनोदशा होती है उसका भी जिक्र करना जरूरी होगा। एक और उत्साह हम देख रहे हैं, एक और डर हम देख रहे हैं। अगर हमने बात की तीसरी लहर की, अगर वो अगर आती है, उसके बाद अगर कोई संक्रमित पाया जाता है, तो क्या ये सारे स्कूल बंद कर दिए जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हमने देखे हैं जहां स्कूल तो खोल दिए गए बहुत उत्साह के साथ, लेकिन चंद दिन हुए वापस उन्हें बंद करना पड़ा। क्या यही स्थिति हो सकती है उत्तर प्रदेश में भी? देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा से सारा अवेयरनेस का प्रोग्राम के बारे में विस्तार से समझाया है। इन अवेयर प्रोग्राम को, प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाने की आवश्यकता है। अगर आपके चैनल के माध्यम से इस बात का प्रचार चलता रहा तो निश्चित तौर पर सभी बच्चे और परिवार, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। हाँ, पेरेंट्स को और इंस्टीट्यूशंस को और उन व्हीकल्स को जिनसे इनको रिसीव किया जाता है और डिलीवर किया जाता है विद्यालयों में, तीन पर प्रकाशन विशेष रखने की आवश्यकता है। ये प्रोग्राम आपका चैनल पे जो लोग भी देखेंगे, निश्चित तौर पर उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा और सतर्कता के साथ में शिक्षा भी चलेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और भविष्य में अगर कोई इस प्रकार का, देखिए चेक पॉइंट्स के बारे में भी बता दिया डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छा बात बताई है। जब चेक होता रहेगा, थर्मल स्क्रीनिंग होती रहेगी, हम सैनिटाइजेशन होगा, सब कुछ होगा, तो निश्चित तौर पे ये लाभकारी होगा विद्यालयों को खोलना, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सक्रियता के लिए और उनकी शिक्षा के लिए। समस्त दृष्टि से ये उठाया गया कदम अच्छा है। अगर कोई भविष्य में इस प्रकार की वेव आती है तो फिर प्रिवेंटिव मेजर लेना पड़ेगा, फिर स्कूल को रोकना पड़ेगा। और ऑनलाइन की व्यवस्था के जो दुष्परिणाम हैं वो तो होंगे, लेकिन उन दुष्परिणाम को भी झेलते हुए अगर हम बच्चों को अपने घरों के अंदर उनके खेल कूद के, उनके एंजॉयमेंट के, उनको हंसी खुशी रखने के लिए, उनमें तेजी बनाए रखने के लिए अगर हम परिवार के अंदर कुछ प्रोग्राम करते रहेंगे, निश्चित तौर पर हर परिस्थितियों का मुकाबला बहुत अच्छे से होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। और प्रोफेसर संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, हम खुद ही देख रहे हैं कि जिस तरीके से सभी अवेयर है, सभी जागरूक है, बच्चे भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। जब भी उन्हें पता है कि कोविड है, आजकल समझने लगे हैं कि अगर कोविड है तो हमें हाथों को सैनिटाइज करना है। वो खुद भी बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहते हैं। मास्क अगर जाते तो वो खुद बोल देते हैं पेरेंट्स को कि भैया मास्क लगा कर जाओ। इतनी जागरूकता बच्चों में आ गई, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर जागरूकता बची हुई है,
लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो इसे बहुत ज्यादा हल्के में लेके चले जा रहा है। उनके लिए क्या करना चाहिए? जी संदीप जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी संदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सहमत हैं आपसे जी। बहुत ऐसा एरिया है जिसमें जागरूकता की काफी कमी है। तब शुरुआत में जब कोरोना के लेके चर्चाएं हुई तो काफी लोग कह रहे थे कि ये बहुत से लोग थे जो इन सब चीजों को नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब चीजें सामने आई, स्थितियां साफ हुई तो अवेयरनेस आई है, नो डाउट। लेकिन आज भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस पर अवेयर प्रोग्राम की, लोगों को जागरूकता की, लोगों को भी जाने की, लोगों जी तो चलिए तमाम जी अभी आवश्यकता है जागरूकता की। ऐसा नहीं है कि अभी पूर्ण रूप से लोग जागरूक हो गए। जी चलिए, जागरूकता की अभी भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, डॉक्टर धनंजय गुप्ता, प्रोफेसर संदीप वर्मा और डॉक्टर सुनील कुमार, आप तीनों का शुक्रिया इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमारे एक्सपर्ट ने आप तक पहुंचाई और हमने भी आप तक पहुंचाई है हमारे चैनल के जरिए, आप इसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हैं, या फिर आप एक दर्शक भी है। अगर आप हमें देख रहे हैं इस वक्त, हमारी बातों का अगर आपने गौर से सुना है तो कहीं ना कहीं आप इससे लाभान्वित होंगे और अपनों तक भी ये बात पहुंचाएगी, क्योंकि संभावित तीसरी लहर की बात कही जा रही है। उस बीच स्कूल खोल दिए गए, डर खौफ बच्चों में भी है, शिक्षकों में भी है, पेरेंट्स में भी और सरकारों में भी है, लेकिन जरूरी सिर्फ है सतर्कता और जागरूकता। और इसी के साथ यूपी स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।